मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। सो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका? बहुत पहले जो अर्थ के अंदर हमारे पास एक ओर मिला, उस ओर के पास एक प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो इस ओर, ये ग्रीस में ऑब्जर्व हुआ था वो, और इस ओर को नाम दिया गया उस टाइम मैग्नेटाइट। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि हमारे अर्थ के पास कुछ ऐसे मटेरियल अवेलेबल हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन और आयरन के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको मैग्नेटाइट नाम दिया। तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा टुवर्ड्स द ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। फिर वहां से हमारे पास एक बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट जनरेट। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कहो या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म कहो, तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर ही मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व होता है। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम सब जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है जो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आए। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अर्थ एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। ये पता लगाएंगे अर्थ एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। आप एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड से सेंटर से हैंग करके छोड़ दीजिए, इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो क्योंकि मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इफ बार मैग्नेट इज एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ पोजिशन, इट मीन्स वन साइड इज नॉर्थ एंड वन साइड इज साउथ। तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रही है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एटसेट्रा टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द थर्ड, अभी मैंने आपको बताया, व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट freely with the help of a thread, it always comes to rest along the north-south position. Poles always exist in pair. It means मैग्नेट के पास हम एटलीस्ट दो पोल होंगे। किसी भी मैग्नेट के पास सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। गॉस ने अपने थ्योरम के से एक्सप्लेन भी किया था इसको। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने डाइपोल एक्सप्लेन किया था आपको। तो डाइपोल के पास एक डाइपोल की अपनी एक लेंथ होती है। तो यहाँ बार मैग्नेट है, इसकी दो लेंथ होती है। एक होती है जियोग्राफिकल लेंथ, जो हमारे पास एंड टू एंड होती है, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक लेंथ। और इनका जो पोल की स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो इसके कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर होती है। और इनके बीच की जो सेपरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योग्राफिकल लेंथ से कम होती है, 7/6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ अप्रोक्सीमेटली। ज्योग्राफिकल लेंथ 7/6 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ एक्चुअल में वो लेंथ है जो डाइपोल की लेंथ होती है। क्लियर हुआ? दिस मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। ज्योग्राफिकल लेंथ को कभी भी डाइपोल लेंथ नहीं कहेंगे। अ लाइन joining these two magnetic poles is called axis of dipole, and a plane perpendicular to this magnetic axis is called magnetic meridian. ये आगे काम आएगा हमारे पास जब हम पढ़ेंगे इसको। like poles repel while a like pole
attracts। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि जिस तरीके से दो चार्जेस के बीच में जो स्ट्रेंथ फोर्स लगती है, वो फोर्स कितनी लगती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर K को मैं लिखता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब होता था हमारे पास, जब हमारे पास एक चार्ज ये होता था Q1, एक चार्ज ये होता था Q2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता था R। तो इनके बीच में एक फोर्स लगती थी जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम इज हियर, अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के हमारे पास ये दो पोल हैं, ऑब्वियसली बात है सिंगल पोल हो नहीं सकता। सपोज द पोल स्ट्रेंथ of this section is M1, the pole strength of this section is M2, and this is the separation between the two poles. I call that the length of the dipole. In that case, magnetic force can also be given by K into M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगस होता है। K को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। So I can say that there is a Coulomb's law for magnetic forces also। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ था कूलम का, उसका मैग्नेटिक एनालॉगस कैलकुलेट किया, एंड वी कैन कॉल इट कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। कूलम्स लॉ ऑफ magnetic force, poles of a magnet can't be separated। आप एक मैग्नेट को लेकर उसको ब्रेक करने की कोशिश करना, ब्रेक करने के बाद जो हिस्से बनेंगे वो अपने आप नॉर्थ साउथ लेके आ जाएंगे। तो इफ यू आर नॉट एबल टू सेपरेट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, इट मींस an isolated pole can never exist in nature। तो I can say that magnetic monopole do not exist। How can we check that this material is a magnet or this material is a iron which is induced with a magnet? कई बार आपने देखा होगा आयरन को अगर मैग्नेट पर रब कर देते हैं तो आयरन के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। सो इफ अ मटेरियल इज एक्चुअली अ मैग्नेट, तो इट शुड हैव रिपल्सिव नेचर। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। If a body is attracting other iron pieces, I can never say that this material should be a magnet। Magnetic field lines। जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि अगर हम एक फ्रीली टेस्ट चार्ज को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो वो जब फोर्स की वजह से अपना एक ट्रैक बनाता है, तो अगर उस ट्रैक को हम ट्रेस करते हैं, तो देन ट्रेस्ड पाथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेम इज हियर, कि अगर मैं एक कंपास लेता हूं, ठीक है, और उस कंपास नेडल में नॉर्थ साउथ दोनों पोल होते हैं, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो द कंपास नेडल विल बिहेव लाइक अ डाइपोल। तो if it is behaving like a dipole, then it will experience a torque, and because of that torque it will try to stay always in stable equilibrium। so जब मैं उस कंपास निडल को उस पर ट्रैक करूंगा, तो उसका जो निडल का जो पाथ बनेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और स्टेबिलिटी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है। सो जो कंपास निडल होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहेगा। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की तरह हम इनकी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, दे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे जाती है। बट वहां पर एक चीज थी, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पे जाती थी। they never form closed loop, but magnetic field lines they form a closed loop। तो पहली प्रॉपर्टी है they form closed loop, that is they are continuous in nature।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के बाहर भी ये मूव करती है और मैग्नेट के अंदर भी मूव करती है. सो आउटसाइड मैग्नेट they move from north to south, and inside magnet from south to north. Clear हुआ? The third property क्या होगी हमारे पास? If we draw a tangent to a magnetic field lines, that tangent gives the direction of magnetic field at that point. The total number of field lines gives the strength of magnetic field at that point. That is, crowded lines represent strong magnetic field and vice versa. So कैसे होता है इसको मैं आपको explain करता हूँ. Suppose these are the magnetic field lines. So for the given area, this section gives crowded lines, and in this section the field lines are not crowded. So this is the crowded region. Crowded region means strong magnetic field, and this section has weak magnetic field. So यहाँ पर मैं magnetic flux का concept भी लेके आ सकता हूँ. तो magnetic field lines per unit area, just like electrostatic field. Okay. So next property. Two magnetic field lines can never intersect each other. These are basic 5 properties of magnetic field lines. मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स होती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल magnetic force is always perpendicular to field line. That's why we cannot say magnetic field lines as magnetic lines of force, but electric field lines are electric lines of force. Clear? Next topic is magnetic dipole. So magnetic dipole को define कैसे करोगे? This is called a magnetic dipole. तो जैसे हमारे पास बार मैग्नेट हो गया, कंपास नीडल हो गया, they are the magnetic dipole. The product of तो जैसे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, याद है? तो यहाँ पर होती है माइनस एम डॉट बी. तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग हो गए मैग्नेटिज्म के. गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये यूज होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जब भी हम कोई लूप जनरेट करते हैं, किसी एरिया को एनक्लोज करते हैं, किसी सरफेस को हम क्लोज कर देते हैं, उससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी उनकी टोटल स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते थे. तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे? वहां पर हम पढ़ते थे ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इनटू द टोटल एरिया गिव्स 1/epsilon टाइम्स ऑफ q enclosed. कितना चार्ज वहां पे एनक्लोज हुआ है. अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट लाइक ds एरिया, द सेम एरिया इज हियर, but the difference is that in electrostatics monopole can exist. We can choose positive charge or we can choose a negative charge in isolated state. But in magnetism there is a problem that they can never exist in isolation. They exist in pair. So if there is a north pole, there will be a south pole too. If there is a south pole, there will be a north pole too. It means there is a combination of these two poles. If suppose I choose south pole as a negative charge, so north pole will behave like a positive charge. So in each and every situation, the total charge enclosed will be 0, because in each and every situation there will be either 2, 4, 6, 8, 10, these poles will be there. But in all these situations there will be magnetic field lines. The total magnetic flux through any closed loop is always 0, because this Q enclosed should be 0. So the total magnetic flux through any closed surface is always 0. This is the Gauss's law in magnetism. Basically, this law simply explains that
isolated monopole never exist. This is called the Gauss's law in magnetism. तो यहां से मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया उसने, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, पहली चीज इस लॉ ने एक्सप्लेन कर दी। दूसरी चीज क्या एक्सप्लेन कर सकता है, मोनोपोल एग्जिस्ट करने का ना करने का मतलब क्या है कि डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोल में मतलब दोनों तरफ की पोल स्ट्रेंथ भी बराबर होनी चाहिए। इट मींस पोल्स एग्जिस्ट with unlike pair and of equal strength. उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। दिस आई कैन गेट द कंक्लूजन फ्रॉम द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब अर्थ के बारे में बात करते हैं बेटा। अर्थ हमारे पास मैग्नेटिज्म कैसे शो करता है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दी, अपनी अपनी थ्योरी दी। सबसे पहले विलियम गिलबर्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था 1600 में कि अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए थे कि अगर आप कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो उन्होंने एज्यूम किया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है, और वो मैग्नेट जो है दुनिया भर की जितनी भी बाहर की चीजें उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द सर विलियम गिलबर्ट इन 1600। लेकिन उसके बाद बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जनरेट करे, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसा फुल प्रूफ एविडेंस नहीं मिला जो ये बता सके यस दिस इज द एग्जैक्ट कॉज बिकॉज ऑफ विच अर्थ शोज मैग्नेटिज्म। जैसे प्रोफेसर ब्रैकेट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस देयर इज अ मैग्नेटिज्म। उन्होंने बोला कि अर्थ जो कोई भी सब्सटेंस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। तो जब कोई सब्सटेंस रोटेट करेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उस वजह से हमारे पास इन चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। जैसे कि मैं पढ़ा था ना चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, तो उन्होंने यहाँ पर बोला उसकी वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। लेकिन ये थ्योरी भी कुछ चीजों में एक्सप्लेनेबल थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर ये बोला गया कि अर्थ के आउटर रीजन में, एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर के अंदर हमारे पास जो गैसेज और जो आयनाइज्ड स्टेट है उनकी वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि अर्थ का जो कोर है, जो इंटरनल रीजन है, जो अर्थ का कोर है, वो मॉल्टन स्टेट में बहुत ही हॉट है, जिस वजह से क्या है हमारे पास कि जो आयरन और निकल के जो आयंस हैं वो हमारे पास उसके अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, और उनके सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास करंट लूप्स बनते हैं, और वो करंट लूप्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये भी एक हाइपोथेसिस एज्यूम किया गया। अब इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ और रीजंस भी दिए। जैसे उन्होंने बोला कि मून के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मून के पास कोई भी मोल्टन कोर नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए इसको ये एक्सप्लेन कराया गया। तो जब कई प्लैनेट्स के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई की गई और कई प्लैनेट्स पे ये ऑब्जर्वेशन आया, तो ये माना जाने लगा कि लगभग लगभग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शायद इस वजह से जनरेट होता होगा। ठीक है, सो दीज आर द सम बेसिक कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब ये तो ठीक है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के हमने इतने सारे कॉजेज हमें पता चल गए कि ये रीजन है जिसकी वजह से अर्थ अपना मैग्नेटिज्म शो करता है। सो नाउ हाउ कैन वी मेजर द अर्थ मैग्नेटिज्म? तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को मेजर करने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स को समझना जरूरी है। जैसे ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक डिप क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। तो ये सब पैरामीटर्स हमें समझने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर एज्यूम करना है, समझना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सपोज ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, मैंने बहुत गलत बनाई है अर्थ, क्योंकि अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारे पास वो
जो एक्सिस, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ी सी बड़ी होती है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दोनों एक्सिस में। क्लियर? तो क्योंकि हमने बोला था कि अर्थ की हमारे पास जिस एक एक्सिस होती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. If I assume this is the axis of rotation, however the axis of rotation makes an angle of 11.3 degree west. ठीक है ना? पता है ना आपको? So if this is the axis of rotation, तो उस केस में जो ये वाला पॉइंट होगा, मैं इसको बोलूंगा दिस इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ पोल. क्लियर बेटा? इसके अंदर एज्यूम किया जाता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ. और वो किस तरीके से रखी होगी? वो कुछ इस तरीके से एंगल बना के रखी जाती है, ऐसे रखी हुई होती है. उसका एक्सिस, हमारे जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, उससे कुछ एंगल बना के रखता है. और यहां पर जो पोल बनेंगे, दे आर कॉल्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल. और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला हिस्सा साउथ होगा, ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा. Only then this will be possible. So this is called geographical axis, and this is called magnetic axis. A plane perpendicular to geographical axis is called geographical equator. So which one is geographical equator? This is called geographical equator. And a plane perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. This is called magnetic equator. तो ये इक्वेटर वाला चीज जो है, ये तुम्हारे क्लियर होना चाहिए.